हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। आज हम आप सभी को बताएंगे कि गोली दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में क्या संबंध होता है। ठीक है, यह संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस संबंध को आप अगर जान लेंगे तो इस लेसन के जितने न्यूमेरिकल हैं सबको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए यू बी तथा एफ में क्या संबंध होता है उसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्या संबंध है होता है वो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है, ये होता है यू बी एफ में संबंध। ठीक है, यू बी तथा एफ में संबंध होता है। ठीक है, इसका निगमन भी हम आपको बता देंगे आगे वीडियो में, जब लेंस आपको पढ़ाएंगे उसका निगमन भी हम बता देंगे। ठीक है, क्योंकि यही फार्मूला लेंस में भी यूज होता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ाएंगे तो लेंस में भी इसका जो है कि निगमन बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला यही होता है 1/f = 1/b + 1/u होता है। ठीक है, अब देखिए f क्या है, v क्या है और u क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी। ठीक है, देख लीजिए जहां f बराबर गोली दर्पण की क्या है, गोली दर्पण की फोकस दूरी है, गोली दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक है, गोली दर्पण की फोकस दूरी है। और b क्या है, b बराबर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, गोली दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, और u क्या है आपका, u बराबर u जो है आपका u गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी है। ठीक है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है और ये वस्तु की दूरी। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि यू बी तथा एफ में क्या संबंध होता है। आपसे कोई पूछेगा तो यू बी तथा एफ में क्या संबंध है तो आप तुरंत बता देंगे 1/f = 1/b + 1/u होता है। ठीक है, पूछेगा एफ क्या है तो एफ बराबर होता है गोली दर्पण की फोकस दूरी और v बराबर होता है गोली दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और u क्या होता है, गोली दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं यू बी तथा एफ में संबंध। अब अगला टॉपिक देखिए क्या है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। ये भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, परिभाषा देख लीजिए, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा देख लीजिए, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, तथा उस वस्तु के लंबाई
के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्रतिबिंब का या की प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन बराबर कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, बटे में क्या होगा? वस्तु की लंबाई, बटे में वस्तु की लंबाई, बटे में वस्तु की लंबाई। ठीक है, कैसे आप कह सकते हैं? परिभाषा के अनुसार देखिए, कहा गया किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को, अनुपात मतलब बटा, अनुपात का मतलब ये होता है बटा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर क्या होगा? रेखीय आवर्धन होगा। ठीक है, इससे क्या, और देखिए इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे मतलब रेखीय आवर्धन को स्मॉल एम से हम प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिख लेंगे? स्मॉल एम से, तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन बराबर क्या है? एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बराबर आई बटे वस्तु की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? ओ से। तो आप क्या कह सकते हैं? एम बराबर आई बटे ओ। ये आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। रेखीय आवर्धन बराबर होता है एम बराबर आई बटे ओ। ठीक है, ये फार्मूला आपका जो जब आपको हम न्यूमेरिकल बताएंगे उसमें इसका यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन राशि है। ठीक है, रेखीय आवर्धन का कोई अगर आपसे मात्रक पूछा तो आप बता देंगे इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर गोली दर्पण का उपयोग क्या होता है। ठीक है, उपयोग जो है कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि गोली दर्पण का उपयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं। तो गोली दर्पण का उपयोग, इसमें पहला उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, पहले जान लीजिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है और अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है। उत्तल और अवतल दर्पण दोनों हम आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आप हमारे उत्तल अवतल दर्पण नहीं जानते तो हमारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग देखिए इसका क्या है। उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रक चालक या मोटर चालक अपने सीट के बगल में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। सड़कों के किनारे लगे लैंपों में परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए जिससे प्रकाश बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, इसका क्या काम होता है? उत्तल दर्पण का काम होता है कि प्रकाश को फैला देना। ये इस पे जब भी कोई प्रकाश पड़ेगा, सोर्स जब प्रकाश का सोर्स इस पे पड़ेगा, मान लीजिए उत्तल दर्पण है, इस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या करेगा? प्रकाश को फैला देगा, पूरा क्या करेगा? फैला देता है। इसीलिए इसका उपयोग हम ट्रक के चालक, जो ट्रक चालक या मोटर चालक अपने बगल में इसका उपयोग करते हैं, अपने सीट के बगल में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि बड़ी वस्तुओं को क्या करता है? छोटा करके दिखाता है। मान लीजिए अब ट्रक उतना बड़ा आ रहा है, इतना बड़ा आपका दर्पण लगा है। ठीक है, इतना छोटा आपका दर्पण लगा है, और ट्रक कितना बहुत बड़ा ट्रक होता है, लेकिन उसको हम आसानी से उत्तल दर्पण की सहायता से देख लेते हैं। नहीं तो उतना बड़ा ट्रक इतने बड़े शीशे में कैसे दिखता? इसीलिए उत्तल दर्पण, अगर अवतल लगा देंगे, अवतल दर्पण अगर लगा दें ट्रक वाले अपने बगल में, तब तो भैया दिखेगा ही नहीं उन्हें। जो जाएगा ट्रक इतना बड़ा है और आएगा जब वो देखेगा उसमें, तब तो बहुत बड़ा देखने लगेगा। इसीलिए वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग ना करके उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, यही इसका कारण है। क्योंकि और रोड लाइट के जो सड़कों के किनारे लगे लैंपों पर जो परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को बड़े क्षेत्र में क्या करता? फैला देता है। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग आप जान चुके हैं, अब जानिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है इसका उपयोग। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। जो नहीं सब लोग घर पे दाढ़ी उड़ी बनाते हैं सैलून पे, उसमें भी क्या होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण आपका होता है। ठीक है, और देखिए आंख, नाक तथा कान के आंतरिक भागों की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि आंख, कान, नाक में अगर मान लीजिए आपकी आंख या कान में कुछ हो गया है तो इसका उपयोग क्या करेंगे, डॉक्टर लोग जो है उसका उपयोग करते हैं कान में चेक करने के लिए, अवतल दर्पण का उपयोग लगाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। मान लीजिए ये अवतल दर्पण आपका है। ठीक है, ये प्रकाश सोर्स है, इधर से प्रकाश इस अवतल दर्पण पर जब पड़ता है तो ये क्या करता है, प्रकाश को एकत्रित कर देता है, मतलब इकट्ठा कर देता है, एक ही जगह केंद्रित कर देता है प्रकाश को। अवतल दर्पण का ये फीचर है कि वो जो है कि प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्रित कर देता है। ठीक है, एकत्रित कर देता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है रेल इंजन की हेडलाइटों में किया जाता है। जो बड़ी बड़ी रेल इंजन आप देखते हैं उसके हेडलाइट पे अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा दूरी तक हम देख सकते हैं। अवतल दर्पण अगर लगा देते हैं हम टॉर्च वगैरह में तो देखेंगे कि उसकी दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो है कि इसका जो है रेंज जो होता है, अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा कर देगा। जब इकट्ठा कर देगा तो आप अगर लाइट को इस तरह जलाएंगे तो प्रकाश जो है कि बिखरेगा नहीं, इकट्ठा होकर चलता है, बिखरेगा नहीं। इसीलिए इसकी जो है रेंज जो है मतलब दूरी बढ़ जाती है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग रेल इंजन की हेडलाइटों में और सर्च लाइट तथा सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।